चाहे कितनी भी बड़ा दुश्मन मिसाइल आ जाए, ईरान को वार में हराना सच में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। वो किसी से नहीं डरता, लेकिन क्यों? ये सवाल सुनने में जितना सिंपल लगता है, इसका जवाब उतना ही ज़्यादा गहरा और एक्साइटिंग भी है। क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि हिस्ट्री, जियोग्राफी और मिलिट्री प्लानिंग का एक यूनिक मिक्सचर है। पिछले 500 सालों से ये देश एक ऐसी बॉर्डर लाइन पर खड़ा है जहाँ रोमन्स, मंगोल्स, ब्रिटिश और यहाँ तक कि रशियन भी हार चुके हैं। ईरान एक ऐसी जगह पर है जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को एक साथ जोड़ती है। नॉर्थ में कैस्पियन सी, साउथ में पर्सियन गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऑयल और गैस ले जाने वाले शिप्स गुजरते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जो हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे कंट्रोल करना आसान नहीं। साथ ही ईरान की खौफनाक जियोग्राफी, पहाड़, ऊंचे पर्वत, बड़े रेगिस्तान और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिफेंस सिस्टम सब मिला के इस देश को एक मजबूत किले जैसे बना देती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ईरान को हराना क्यों इतना मुश्किल है। सिर्फ हिस्ट्री और जियोग्राफी ही नहीं, बल्कि मॉडर्न वार प्लानिंग की वजह से भी ईरान को बैटलफील्ड में हराना लगभग नामुमकिन हो चुका है। वीडियो को पूरा देखने की रिक्वेस्ट है और साथ ही नए व्यूअर्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ज़रा सोचिए, ईरान को वार में हराना इतना मुश्किल क्यों है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें ईरान की जियोग्राफी समझनी होगी, क्योंकि यही जियोग्राफी ईरान को एक नेचुरल सुरक्षा किला बना देता है। यही जियोग्राफी ईरान के लिए एक नेचुरल बॉर्डर बन जाती है, जो हमेशा ईरान को सुरक्षा देता है। ईरान के वेस्ट और साउथ में फैला हुआ जगरस माउंटेन तुर्की से शुरू होकर इराक के रास्ते ईरान के कोस्ट तक जाती है। ये एरिया पथरीला, ऊंचा और बहुत ही मुश्किल है, दुश्मन के लिए एक भयानक सपना जैसा। 1980 में जब इराक ने ईरान पर हमला किया तो उनका प्लान था पहले खुजिस्तान रीजन पर कब्जा करना और फिर धीरे धीरे पूरे ईरान को कंट्रोल करना। उस वक्त अरब कंट्रीज इस बात से डरे हुए थे कि ईरानियन रेवोल्यूशन के असर उनके देशों तक ना पहुंच जाए। लेकिन हुआ क्या? 8 साल तक लंबी और खूनी जंग चलने के बाद भी इराकी फौज सिर्फ खुजिस्तान तक ही सीमित रह गए। जगरोस माउंटेन को क्रॉस करना उनके लिए नामुमकिन हो गया। उल्टा ईरान के काउंटर अटैक ने इराकी एरिया के अंदर तक एंट्री कर ली। हाँ दोस्तों, ईरान को भी एक दिक्कत हुई। आर्मी के लिए खाना, हथियार और सप्लाई पहुंचाना मुश्किल था, क्योंकि मेजर सप्लाई सेंटर पहाड़ों की दूसरी तरफ थे। फिर भी 8 साल के भयंकर जंग के बाद भी बॉर्डर का 1 इंच भी नहीं बदला। नॉर्थ साइड से ईरान को अल्बोर्ज माउंटेन्स प्रोटेक्ट करते हैं, जो कैस्पियन सी के पास है। ये पहाड़ नेचुरल सिक्योरिटी के साथ साथ कीमती रिसोर्सेस को भी छुपा कर रखती है, जैसे यूरेनियम, सोना, चांदी और जिंक। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक का भंडार भी यही है। लेकिन ईरान का सबसे ज़्यादा पावरफुल हिस्सा उसका साउथ है। पर्शियन गल्फ के पास मौजूद ऑयल और गैस के भंडारों ने 20वीं सेंचुरी में ईरान को दुनिया की पॉलिटिक्स का एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बना दिया है। आज ईरान अकेला ही दुनिया का लगभग 10% ऑयल और 15% नेचुरल गैस का मालिक है। इसके साथ ही ईरान के पास 2500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, जो 2 समंदरों से जुड़ी हुई है। नॉर्थ में कैस्पियन सी और साउथ में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। यहीं पर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट समंदरी चेक पॉइंट। ईरान के बंदर अब्बास से ये सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई इसी रास्ते से एशिया और यूरोप जाती है। अगर ईरान चाहे तो इस रास्ते को बंद करके पूरी दुनिया के फ्यूल मार्केट को हिला सकता है। और मान लो कोई दुश्मन सब पहाड़ और कोस्ट क्रॉस करके ईरान के अंदर आ भी जाए तो उसे सामना करना पड़ेगा लूथ डिज़र्ट, कवीर डिज़र्ट। लूथ रेगिस्तान को दुनिया की सबसे गर्म जगह माना जाता है। 2005 में यहाँ टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था। इस जगह को क्रॉस करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, बल्कि लगभग नामुमकिन है। यह सब ईरान की जियोग्राफिकल ताकत है, जो इसे एक ऐसा देश बनाती है जिसे सिर्फ ताकत से जीतना पॉसिबल नहीं, बिना प्लानिंग के तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ईरान को पावरफुल बनाने के पीछे सिर्फ जियोग्राफी ही नहीं, बल्कि उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन और मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ी वजह है। ईरान को समझने के लिए उसकी पॉपुलेशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी समझना जरूरी है। आज ईरान की पॉपुलेशन लगभग 9 करोड़ है, जिसमें से 95% शिया मुस्लिम है। इनमें 62% पर्शियन, 16% अजेरिस, 10% कुर्द और बाकी बलोच, लोर, अरब और तुर्क्स जैसे अलग अलग कम्युनिटीज हैं। आज का कंजर्वेटिव ईरान एक वक्त काफ़ी ओपन और मॉडर्न था। 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले ईरान और अमेरिका के बीच बहुत क्लोज रिलेशन था।
अमेरिका ईरान को मॉडर्न फाइटर जेट्स और वेपन देता था। लेकिन जब आयतुल्लाह ख़ोमेनी पावर में आए तो पूरा सिस्टम बदल गया। रेवोल्यूशन के बाद ईरान की फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स का रुख ही पलट गया। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि 1979 से पहले ईरान और इजराइल के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। 1948 में इजराइल के बनने के बाद उसे मान्यता देने वाला ईरान एक बड़ा मुस्लिम देश था। लेकिन ख़ोमेनी के आते ही इजराइल को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया गया। फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में ईरान ओपनली आ गया। इजराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिया गया। सारे फ्लाइट्स बंद हुई और इजरायली एम्बेसी को फिलिस्तीन एम्बेसी बना दिया गया। इसके बाद अमेरिका के साथ भी ईरान के रिलेशन बिगड़ने लगे। ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद आसपास के अरब किंग्स भी अलर्ट हो गए। उन्हें डर था कि अगर शिया आइडियोलॉजी उनके देशों तक पहुंच गई तो उनकी मोनार्की खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए ईरान का रेवोल्यूशन सिर्फ उसके देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट को इम्पैक्ट कर गया। यही से शुरू हुई ईरान और अरब वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच लंबी खींचतान जो आज तक चल रहा है। 1980 में सद्दाम हुसैन के ईरान पर अटैक के पीछे ही अरब कंट्रीज का सपोर्ट था। तब ईरान ने समझा कि सिर्फ अपने देश में स्ट्रांग रहना काफ़ी नहीं, बल्कि अपना इन्फ्लुएंस बाहर भी बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए ईरान ने एक इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी अपनाई, अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप्स को सपोर्ट करना। फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में फातिमियाओं, इराक में अल बदर और यमन में हूतीस, सब मिलाकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नाम के एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन गए। इस नेटवर्क के जरिए ईरान खुद सामने आए बिना इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज पर प्रेशर बनाता है। जैसे गजा वार के दौरान लेबनान से इजराइल पर रॉकेट्स, या यमन से रेड सी में इजराइली अमेरिकन शिप्स पर ड्रोन अटैक। या प्रॉक्सी वार स्ट्रेटेजी ईरान को और ज़्यादा खतरनाक बनाती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी ईरान काफ़ी आगे है। जनवरी 2024 में हूती ग्रुप के ड्रोन अटैक ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। फ्रांस को एक ड्रोन गिराने के लिए $10 लाख की मिसाइल यूज़ करनी पड़ी, जबकि ड्रोन की कीमत सिर्फ $20,000। यह ड्रोन्स ईरान ही सप्लाई करता है और ख़ुद भी यूज़ करता है। 2022 की अमेरिकन सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल स्टॉक है। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकती है। इसीलिए जब ईरान की जियोग्राफी, प्रॉक्सी वार स्ट्रेटेजी और मिसाइल ड्रोन पावर को एक साथ देखा जाता है तो समझ आता है कि सैंक्शन और छोटी इकोनॉमी के बावजूद ईरान कितना पावरफुल देश है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल पावर और प्रॉक्सी फंडिंग, हर चीज़ में एक अनसर्टेनिटी है जो वेस्टर्न कंट्रीज को डायरेक्ट अटैक करने से रोक देती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदब जैसे इंपॉर्टेंट समुद्री रूट्स भी ईरान की मिसाइल रेंज में है। आज रशिया और चाइना भी इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे ईरान का क्या होगा, ईरान क्या करेगा, ईरान कैसे अमेरिका से लड़ेगा, इजराइल से लड़ेगा या कैसे पलटवार करेगा, ये सब वक्त ही बताएगा। और उम्मीद है कि एक दिन फिलिस्तीन की मासूम बच्चों के खून का इंसाफ ज़रूर होगा। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पर, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं अगले एक वीडियो में नए एक टॉपिक के साथ।